सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हम 11th एग्रीकल्चर। ओके, 11th एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिक्स का हम लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को फ्री में रोज़ के रोज़ रेगुलर आपको एग्रोनॉमी और साथ ही साथ जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं 11th एग्रीकल्चर में, मैंने सिलेबस भी आप लोग को प्रोवाइड किया है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उन सभी की मैं क्लासेस यूट्यूब पर मैं करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो को हम बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो लेक्चर हमारा आता है उसका नाम है हमारा गेहूँ की खेती। ओके, तो क्या नाम है? गेहूँ की खेती। तो देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है गेहूं की खेती के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं की खेती है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम बिना देरी किए। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है, ओके, जो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसके बाद आपका इसमें जो फैमिली जो होता है उस फैमिली का नाम है ग्रेमनी। ग्रेमनी क्या है? यह एक ऐसी फैमिली है जो घास कुल वाली फैमिली होती है। जितने भी खाद्यान्न वाली फसलें होती है, खाद्यान्न वाली फसलें, ठीक है, जितने भी खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं उन सभी की जो फैमिली होती है उस फैमिली का नाम होता है ग्रेमनी। ओके, ध्यान दीजिएगा, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपका, वो सभी हमारी ग्रेमनी परिवार के अंतर्गत आती हैं। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें ओरिजिन प्लेस के बारे में दिया गया है। तो उत्पत्ति स्थान जो हमारा है, यानी कि गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका ओरिजिन प्लेस उसको माना जाता है। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। तो हमारे देश में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन प्रमुख स्थान है। धान के बाद गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलें है। यानी देखा जाए जो गेहूं हमारा है ये हमारी स्टेबल फूड है। क्या है? हमारी स्टेबल फूड है। स्टेबल फूड है, ये हमारी सेकंड स्टेबल फूड है। अब आप कहेंगे कि स्टेबल फूड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्टेबल फूड ऐसे फूड होते हैं या फिर ऐसे खाद्यान्न होते हैं, ऐसे मतलब खाने वाली चीज़ें होती हैं जो हम अधिकतम मात्रा में खाते हैं। यानी अधिक का मतलब क्या? रोज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है? खाना। ओके, तो हम पहला तो हमारा हो गया चावल। सब सर्वाधिक हमारे जो इंडिया में जो लोग हैं वो सबसे अधिक चावल को खाते हैं, उसके बाद ही हमारा गेहूँ आता है। ओके, डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं कलर इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से बता सकूँ। ओके, इसके बाद देखा जाए तो प्रोडक्शन के मामले, किसके मामले में? प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो प्रोडक्शन के बारे में हमारा सबसे जो जो हमारा सबसे अधिक उत्पादन जो होता है प्रोडक्शन में वो हमारा यूपी में होता है। किस में होता है? यूपी में होता है। सेकंड आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। इसके बाद पंजाब हो गया। तो ये जो हमारे 3 राज्य हैं, सबसे अधिक प्रोडक्शन हमारा उसमें होता है। एंड इसके बाद एरिया के बेस पे देखा जाए तो एरिया के बेस पर भी हमारा यूपी आता है फर्स्ट में, एंड सेकंड पे हमारा पंजाब, एंड थर्ड पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। ओके, इसके बाद और आगे स्टार्ट करते हैं इसकी जलवायु। तो गेहूं की जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इसकी जलवायु क्या है, इसका बॉटनिकल नेम्स यानी वानस्पतिक परिचय दे दिया जाता है, सीड रेट दे दिया जाता है। ओके, एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट के बारे में दे दिया जाता है। तो ऐसे कुछ सवाल दे दिए जाते हैं। ओके, तो उपयुक्त जलवायु के बारे में बता दूं तो गेहूं के लिए अंकुरण के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान आपको होना चाहिए। गेहूं की बढ़वार के लिए लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब गेहूं की जब जर्मिनेशन हो जाए या फिर जब उसकी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, तो उस समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री से कम होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कम, 27 डिग्री से कम होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, भूमि का चयन। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं का जो बुआई कर रहे हैं आप,
तो ऐसी मृदा का चयन करें जिसमें जो पीएच उसका हो, जो उसमें जो पीएच हो 6.5 से 7.5 के बीच हो। ओके, 6.5 से 7.5 के बीच हो इसका पीएच, वो हमारी गेहूं की खेती के लिए उन्नत होती है। ओके, ऐसी सॉइल्स। एंड एक और बात, ना ही ज़्यादा इसमें बालू हो और ना ही इसमें ज़्यादा सिल्ट हो। ओके, कहने का मतलब क्या है, ना ही ज़्यादा क्ले हो और ना ही ज़्यादा सिल्ट हो, ऐसी हमारी मृदाएं गेहूं की जर्मिनेशन के लिए बेस्ट होती है, मानी जाती है। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो गेहूं की खेती के लिए हमें जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ या फिर बलुई जलोढ़ कर सकते हैं, ऐसी मृदाएं हमको चाहिए। आगे देखते हैं, तो इसकी संरक्षित खेती के बारे में दिया गया है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है कुछ वैरायटी के बारे में। ओके, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में दिया है, तो कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, सिंचित अवस्था के लिए समय से बुआई। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको वैरायटी ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप तीन से चार वैरायटी में आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अभी देखिए, सबसे पहली जो हमारी आती है वो हमारी आती है PWD 343 एंड PWD 356, ये दो वैरायटी हो गया। इसके बाद GW 190 आता है हमारा। तो ये आप तीन वैरायटी को याद कर लीजिए, या फिर दो वैरायटी और, जैसे DW 332 हो गया, 273 हो गया, तो ये आप याद कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ओके, अभी देखिए, कुछ वैरायटी है जिसमें उपज भी दिया गया है, पकाने की अवधि देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो गेहूं होती है वो लगभग 120 से 140 दिन लगाती है पकने के लिए। ओके, मैं एवरेज डाटा बता रहा हूँ, लगभग 120 से 140 डे लगता है, यानी दिन लगता है गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, यानी कि गेहूं की पैदावार के लिए। और सिंचाई के बारे में देख लेते हैं। तो सिंचाई जो हमारी होती है, लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, किसमें, गेहूं में। आगे हम बढ़ते हैं। बुआई का समय, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बुआई का समय। अभी देखिए, हमारा जो गेहूं है ना, वो हम लगभग दिसंबर माह में, किसमें, दिसंबर माह में इसकी हम बुआई करते हैं। कितने दिसंबर में, 15 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देते हैं गेहूं की बुआई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बीज की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लगभग देखा जाए तो हमारा जो सीड रेट लगता है वो हमारा 100 से 120 kg पर हेक्टेयर हमारा सीड रेट लगता है। ओके, इसके बाद बीज उपचार दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा यह अदलहनी फसल है। क्या है, अदलहनी फसल है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें हम एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर नामक हम ओके, इसके बाद देखा जाए तो हमें थायराम और कैप्टान नामक एक दवाई आती है। ठीक है, दवा आती है जो हमारी फफूंदनाशक दवाई होती है। इसमें हम 2.5 ग्राम मात्रा हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उपचारित कर लेते हैं। अगला देखते हैं कि बीज की बुआई एवं अंतराल। तो बीज की जो बुआई है ना, वो हम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भी करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इसके बाद हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद हम सूखी बुआई भी करते हैं। सूखी बुआई का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर सूखा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें हम सूखी बुआई सूखी बुआई करते हैं। देखा जाए तो ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग का एक टाइप्स है, यानी कि छिटकवा विधि का हमारा एक टाइप्स है। ओके, इसके बाद देखा जाए अंतराल, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अंतराल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो लगभग हम 15 से 30 सेंटीमीटर इसका हम अंतराल रखते हैं। ओके, गेहूं की बुआई के लिए। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
इसके बाद डिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। कुछ डिसीज़ हमारी जो गेहूं में लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा लगती हैं, जिससे हमारी गेहूं की पैदावार जो होती है बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम बोलते हैं चूड़ी फफूंदी। ये हमारा जो है ये हमारा फफूंद के कारण होता है, यानी फंगी के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे गेहूं के जो पत्ते होते हैं ना, इसमें आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से अच्छे से समझा सकता हूँ। इसमें 1 मिनट, इसमें नहीं, इसमें दिया नहीं है, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में दिया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे हमारा जो पत्ते होती हैं ना, I mean जो गेहूं के पत्ते होते हैं, तो पत्तों पे क्या होते हैं, ऊपरी सिरे पर एक सफ़ेद जैसा, ठीक है, एक सफ़ेद जैसा या फिर पाउडर जैसा, ठीक है, कुछ फफूले जैसे बन जाते हैं। ओके, पाउडर लगते हैं, ठीक है, पाउडर होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो तना होता है ना वो सूख जाता है एंड पत्तियां भी सूख जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उपज होती है वो घट जाती है एंड पौधा जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला देखते हैं, इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले नियंत्रण के लिए हम गंधक का यूज करते हैं। किसका? गंधक का यूज करते हैं। 1 मिनट, हाँ, जस्ट ए वेट, गंधक का यूज करते हैं। गंधक का यूज हम करते हैं। गंधक का मतलब क्या है? सल्फर का यूज करते हैं। जैसे हमारा लाइम सल्फर हो गया, लाइम सल्फर, तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम कार्बेंडाजिम हो गया, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम का मात्रा कितना रखते हैं? 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम हम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और बात है कि जब हम गेहूं की बुआई करें उस समय हम उपचार करें। किससे? फफूंदनाशक दवा से। फफूंदनाशक दवा मैंने बताया, जैसे हमारा केराथान हो गया, केराथेन, ठीक है, थायराम हो गया। ओके, तो ये हमारा पाउडरी मिल्ड्यू के लिए पर्याप्त है। ओके, इसके बाद कुछ और डिसीजें हैं जिसको मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारा ब्लैक स्टेम हो गया या फिर ब्लैक रस्ट हो गया। ब्लैक रस्ट में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो पिक्चर दिया गया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लैक रस्ट में जो होता है ना, इसमें जो पत्तियाँ होती है उसमें ब्लैक, ठीक है, थोड़ा ब्लैक टाइप में क्या होता है कि चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो तना होता है वो सूख जाता है, जिसे हम तना रतुआ भी बोलते हैं या फिर ब्लैक रस्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा भूरा रतुआ होता है, यानी कि ब्राउन रस्ट हो गया। तो ब्राउन रस्ट कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, एंड थर्ड हमारा होता है येलो रस्ट। सबसे जो खतरनाक जो हमारा होता है वो हमारा ब्लैक रस्ट होता है। ओके, अगला हम देखते हैं करनाल बंट। जो हमारा करनाल बंट है ना, ये हमारा एक फिजियोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। ओके, जो देखा जाए तो आमतौर पर बहुत सारी वेराइटी है जिसमें करनाल बंट नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो गेहूं की जो बालियाँ होती है ना, बालिया में क्या होता है, काला जो दाने होती है वो काले बन जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो इसे हम करनाल बंट बोलते हैं। इसके बाद अनावृत कंडुआ। तो अनावृत कंडुआ में जो होता है ना, जो बालियों में इस तरह से ब्लैक टाइप में हो जाता है। ओके, एंड अगला हमारा आता है टंडू रोग। जो टंडू रोग है ये हमारा आमतौर पर राजस्थान में देखा जाता है। किसने? राजस्थान में। यूपी में तो रेयर केस में यूपी में पाया जाता है। कीट के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले टर्माइट हमारा आता है, यानी कि दीमक आता है। इसमें हम इसको क्या होता है कि गेहूं की मृदाओं में ये पाया जाता है, एंड इसको कंट्रोल के लिए हम क्लोरोफाइरीपास का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफाइरीपास का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखिए इसमें दिया है क्लोरोफाइरीपास 20 EC का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा एफिड भी लगता है। एफिड क्या होता है, जैसे आप लोगों को दिखा दूं स्ट्रक्चर में, ये हमारा एफिड है, जस्ट वेट थोड़ा सा, हाँ, ये हमारा एफिड है, यह हमारा एफिड है। ओके, और कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। इसके बाद गुलाबी तना छेदक। जो गुलाबी तना छेदक होता है ना, ये हमारे गेहूं के तने में कुछ इस प्रकार से मतलब कीट होते हैं, यानी इंसेक्ट होते हैं,
जो गेहूं के तने में हल जाते हैं और अंदर ही अंदर तने को खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, पौधा पूरा तरह से मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं कटाई एवं मड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए जो कटाई हम करते हैं ना, वो आमतौर पर लगभग जब गेहूं में, ठीक है, गेहूं में लगभग 20% से कम नमी होती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, गेहूं की हम कटाई करते हैं। तो इसका जो सही टाइमिंग जो है, ठीक है, जो सही टाइमिंग जो है वो हमारा मई जून है। क्या है, मई जून के माह में करते हैं। एंड इसके बाद जो स्टोरेज होता है यानी कि भंडारण, जब हमारे गेहूं के दानों में लगभग 10 से 12% जब नमी पर्याप्त हो जाती है, तब हम इसका स्टोर करते हैं 10 से 12% पर। ओके, पैदावार के बारे में बात करूं तो लगभग एवरेज में आपको पैदावार बताता हूं तो 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी पैदावार हो जाती है। यदि आप अच्छी तरीके से बेटर तरीके से आप बुआई करेंगे तो आपकी पैदावार लगभग 60 क्विंटल तक हो सकती है। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब पर मैं आप लोग को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।